नमस्कार। आज हम 1 नवंबर 2025 के कुछ अहम करंट अफेयर्स पर एक गहरी नजर डालेंगे। जी। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। और हाँ, ये इस तारीख का पहला भाग है। हाँ, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है इनमें से कुछ मुद्दों पर हमने पहले भी बात की हो, तो इसे एक तरह का रिवीजन भी समझा जा सकता है। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि खबरों के साथ-साथ उनके पीछे के मायने और परीक्षा के लिहाज से उनकी अहमियत भी समझ आए। सही कहा। तो आज हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण, विज्ञान तकनीक और परीक्षा के लिए जरूरी जगहों से जुड़ी खबरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। ये लंदन से है। अच्छा। हाल ही में किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला ने BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर का दौरा किया, जिसे नीसिडन टेम्पल भी कहते हैं। ये कोई आम दौरा नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये मंदिर अपने आप में खास है। ये यूरोप का पहला पारंपरिक हिंदू पत्थर मंदिर है, जो 1995 में खुला था। 1995 में। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि यूरोप में भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और समुदाय की शक्ति का एक बड़ा प्रतीक है। और इसे बनाने का तरीका भी तो मतलब पारंपरिक था। सुना है इसमें बल्गेरियाई चूना पत्थर और इतालवी संगमरमर लगाए। जी हाँ, और वो भी अच्छी खासी मात्रा में। करीब 2,828 टन बल्गेरियाई चूना पत्थर और 2,000 टन इतालवी संगमरमर। इतना सारा? हाँ, और इसे तराशने के लिए भारत भेजा गया था, जिस पर 1500 से ज्यादा मूर्तिकारों ने काम किया। अद्भुत। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे पूरी तरह से हिंदू समुदाय ने ही फंड किया था। लागत करीब 12 मिलियन पाउंड आई थी। वाह। ये प्रमुख स्वामी महाराज के मार्गदर्शन में बना। एक वक्त था जब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी माना था। हालांकि अब तो बैप्स के और भी बड़े मंदिर बन गए हैं। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक पूरा परिसर है, जैसे आपने कहा सांस्कृतिक केंद्र वगैरह भी। सही कहा। इसमें मंदिर के अलावा अंडरस्टैंडिंग हिंदुइज्म नाम की एक स्थायी प्रदर्शनी भी है और एक सांस्कृतिक केंद्र भी, जिसे हवेली कहते हैं। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो ये सांस्कृतिक कूटनीति मतलब सॉफ्ट पावर और प्रवासी भारतीयों के योगदान का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही है। ये दिखाता है कि कैसे संस्कृति विदेशों में भी अपनी पहचान बनाती है। बिल्कुल। अच्छा, तो संस्कृति से अब स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग से जुड़ी है। ग्लोबल वायरस नेटवर्क यानी GVN ने अमेरिका में 3 नए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जोड़े हैं। तो ये GVN क्या है और ये विस्तार क्यों है हमें? देखिए, हाल की महामारियों ने हमें सिखाया है कि वायरस कोई सीमाएं नहीं मानते, है ना? हाँ, ये तो है। तो GVN ग्लोबल वायरस नेटवर्क इसी चुनौती से निपटने के लिए बना एक स्वैच्छिक गठबंधन है। इसमें दुनिया भर की टॉप वायरोलॉजी लैब्स और वैज्ञानिक शामिल हैं। स्वैच्छिक? हाँ। मतलब कोई बाध्यता नहीं? हाँ, और देखिए, कोई भी एक संस्थान हर वायरस का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। तो GVN क्या करता है कि दुनिया के बेहतरीन मेडिकल वायरोलॉजिस्ट को एक साथ लाता है, ताकि वायरल खतरों को, मतलब आने वाले खतरों को रोका जा सके, नियंत्रित किया जा सके। अच्छा, तो ये नेटवर्क काफी फैला हुआ है 25 से ज्यादा देशों में। जी हाँ, 25 से ज्यादा देशों में। और इसका काम सिर्फ रिसर्च तक ही सीमित नहीं है। GVN के 3 मुख्य काम हैं। एक तो अत्याधुनिक अनुसंधान, दूसरा लोगों को वायरस के बारे में शिक्षित करना, और तीसरा जरूरी नीतियों की वकालत करना, मतलब एडवोकेसी। ओके। तो ये जो नए केंद्र जुड़े हैं, इनसे वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और भविष्य की महामारियों से लड़ने की GVN की क्षमता और बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और स्वास्थ्य के लिहाज से ये यूपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। इस पर नजर रखनी चाहिए। जरूर। स्वास्थ्य से ही जुड़ी एक और थोड़ी चिंताजनक खबर भारत से है। चंडीगढ़ के PGIMER के शोधकर्ताओं ने उत्तर भारत में बोडेचेला होमिसी नाम के बैक्टीरिया के संक्रमण में बढ़ोतरी देखी है और ये काली खांसी जैसे लक्षण पैदा करता है। हाँ, और ये बात थोड़ी कह सकते हैं पेचीदा है। बोडेटेला होमसी एक अपेक्षाकृत नया बैक्टीरिया है। मतलब इसकी पहचान 1995 में ही हुई थी। बस 1995 में? हाँ, ये ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलस है। ये बैक्टीरिया की एक खास किस्म होती है। ये आमतौर पर काली खांसी यानी पर्ट्यूसिस जैसे लक्षण पैदा कर सकता है, पर कभी-कभी इससे एंडोकार्डाइटिस या निमोनिया जैसे गंभीर संक्रमण भी हो सकते हैं। और पारंपरिक काली खांसी वो तो बोडेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से होती है ना, जो खासकर बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है।
सही, पारंपरिक काली खांसी के लिए बॉर्डेटेला परट्यूसिस जिम्मेदार है। लेकिन इस शोध की जो चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि उत्तर भारत में जिन मामलों का अध्ययन किया गया, जिनमें परट्यूसिस जैसे लक्षण थे, उनमें से लगभग 37% संक्रमण बॉर्डेटेला होम्सी के कारण थे। 33%? ये तो काफी ज्यादा है। मतलब पारंपरिक काली खांसी वाले बैक्टीरिया से भी ज्यादा? हाँ, उस स्टडी में तो यही पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो संक्रमण काली खांसी जैसा दिख रहा है, जरूरी नहीं कि वो पारंपरिक काली खांसी ही हो, वो बॉर्डेटेला होम्सी भी हो सकता है। तो इसका मतलब निदान, मतलब डायग्नोसिस मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लक्षण तो एक जैसे हैं। बिल्कुल। पारंपरिक काली खांसी परट्यूसिस के लिए तो DTAP टीके उपलब्ध हैं और उसका इलाज भी मतलब स्थापित है। लेकिन ये जो बॉर्डेटेला होम्सी का उभरना है, ये पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस और डायग्नोस्टिक्स के लिए एक नई चुनौती है। क्योंकि सही पहचान के बिना सही इलाज मुश्किल हो सकता है। तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए एक तरह का अलर्ट है। जरूर, इस पर ध्यान देना होगा। अच्छा, स्वास्थ्य के बाद अब रक्षा क्षेत्र की ओर चलते हैं। खबर है कि भारत हाल के एक संघर्ष के बाद, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया है, बड़ी संख्या में मिटियोर मिसाइलें खरीदने की योजना बना रहा है। ये मिटियोर मिसाइलें इतनी खास क्यों हैं? देखिए, मिटियोर हवा से हवा में मार करने वाली एक बेहद उन्नत मिसाइल है। इसे बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल या BVRAM कहते हैं। BVRAM, हाँ। मतलब ये नज़र की सीमा से कहीं ज्यादा दूर तक मार कर सकती है। इसे यूरोप के कई देशों ने मिलकर UK, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, स्वीडन, MBDA के नेतृत्व में विकसित किया है। ये अपनी श्रेणी की मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक मानी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका रैमजेट इंजन बताया जा रहा है। ये सामान्य मिसाइल इंजनों से कैसे अलग है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ज्यादातर मिसाइलों में सॉलिड फ्यूल रॉकेट होता है, जो एक बार जलना शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन रैमजेट इंजन क्या करता है कि वो हवा को खींचकर ईंधन जलाने के लिए इस्तेमाल करता है। अच्छा, हवा का इस्तेमाल करता है। हाँ, और इसकी रफ्तार को उड़ान के दौरान कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब उसे धीमा या तेज किया जा सकता है। इससे मिसाइल को बेहतरीन गति मिलती है, मैक 4 से भी ज्यादा, यानी हवा की रफ्तार से 4 गुना तेज। मैक 4। और साथ ही दुश्मन के हमलों से बचने के लिए तेजी से मुड़ने की क्षमता भी मिलती है, जिसे मैन्यूवरेबिलिटी कहते हैं। इसकी रेंज भी काफी है, 200 किलोमीटर तक। और इसका नो एस्केप जोन भी बहुत बड़ा बताया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? नो एस्केप जोन या NEZ वो इलाका होता है जिसके अंदर अगर दुश्मन का विमान आ जाए तो मिसाइल से उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा। रैमजेट इंजन की वजह से मीटियोर अपनी ऊर्जा अंत तक बनाए रखती है, जिससे ये आखिरी क्षणों में भी तेजी से दिशा बदलकर लक्ष्य का पीछा कर सकती है, जबकि पारंपरिक रॉकेट वाली मिसाइलें अक्सर अंत तक अपनी ऊर्जा खो देती हैं। तो मीटियोर का बड़ा NEZ इसे बहुत घातक बनाता है। और इसमें शायद कोई सीकर और डेटा लिंक भी है? जी हाँ, इसमें उन्नत एक्टिव रडार सीकर है जो इसे हर मौसम में अलग अलग तरह के लक्ष्यों जैसे तेज जेट, छोटे UAVs या क्रूज मिसाइलों को भेदने में सक्षम बनाता है। और 2-वे डेटा लिंक भी है, जिससे मिसाइल को उड़ान के दौरान टारगेट अपडेट या रीटारगेटिंग की जा सकती है। तो ये भारत की हवाई ताकत में निश्चित रूप से एक बड़ा इजाफा होगा। बिल्कुल, ये एक सिग्निफिकेंट एडिशन होगा। रक्षा तकनीक से अब पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं। स्पेन से एक बड़ी अनोखी खबर आई है। दुनिया का पहला सफेद आइबेरियन लिंक्स देखा गया है। ये तो सचमुच बहुत दुर्लभ है। हाँ, ये बेहद बेहद दुर्लभ है। आइबेरियन लिंक्स खुद ही दुनिया की सबसे लुप्तप्राय बिल्लियों में से एक है। लुप्तप्राय? जी, ये मांसाहारी जीव सिर्फ यूरोप के आइबेरियन प्रायद्वीप मतलब स्पेन और पुर्तगाल में पाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में इसकी स्थिति वल्नरेबल है, यानी असुरक्षित। वल्नरेबल? अच्छा। और ये साइट्स के परिशिष्ट 2 में भी शामिल है, जिसका मतलब है कि इसके व्यापार पर सख्त नियंत्रण है। इसकी पहचान कैसे होती है? और ये सफेद दिखने का क्या कारण हो सकता है? इसकी पहचान इसके नुकीले कान होते हैं, जिन पर काले बाल होते हैं, लंबी टांगे होती हैं और तेंदुए जैसे धब्बों वाला फर होता है। ये रात में सक्रिय रहता है और मुख्य रूप से खरगोश खाता है। खरगोश? हाँ, ये जो सफेद लिंक्स दिखा है, ये शायद ल्यूसिज्म या एल्बिनिज्म जैसी किसी आनुवांशिक स्थिति के कारण हो सकता है। जेनेटिक है। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब हो सकता है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। जब किसी प्रजाति की आबादी बहुत कम हो जाती है,
तो उनमें इनब्रीडिंग यानी अंतः प्रजनन बढ़ जाता है। अच्छा, इनब्रीडिंग। हाँ, और इससे ऐसे दुर्लभ जीन सामने आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सफेद लिंक्स का दिखना सिर्फ एक अनोखी घटना नहीं है, बल्कि ये घटती हुई जेनेटिक विविधता का एक अलार्म भी हो सकता है। ओह, तो ये चिंता का विषय भी है। बिल्कुल, ये संरक्षण प्रयासों की तत्काल जरूरत और चुनौतियों को रेखांकित करता है। इसके मुख्य खतरे तो आवास का विनाश, अवैध शिकार और भोजन की कमी यानी खरगोशों की कमी है ही। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण की इन चुनौतियों के बीच दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भू राजनीतिक समीकरण भी बदल रहे हैं। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान से जुड़ी एक खबर आई है। भारत ने वहां आईनी एयरबेस पर अपनी सैन्य मौजूदगी खत्म कर दी है। हाँ, खबरों के मुताबिक द्विपक्षीय समझौता खत्म होने के बाद भारत ने आईनी एयरबेस से अपनी उपस्थिति समाप्त कर दी है। देखिए, ताजिकिस्तान की लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। रणनीतिक रूप से? हाँ, रणनीतिक रूप से ये मध्य एशिया का एक स्थलरुद्ध देश है, मतलब लैंडलॉक्ड। इसकी सरहदें किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से लगती हैं, जो हमेशा से अस्थिर रहा है। और ये एससीओ का सदस्य भी है ना? जी, शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य भी है, जो इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और राजनीति में एक अहमियत देता है। ये इलाका तो पहाड़ी भी बहुत है। मैंने पढ़ा था पामीर का पठार वगैरह यही हैं। बिल्कुल, ताजिकिस्तान एक बेहद पहाड़ी देश है। उत्तर में अलाई पर्वत है और दक्षिण पूर्व में पामीर का विशाल पठार, जिसे दुनिया की छत भी कहते हैं। देश की सबसे ऊंची चोटी कुलाई असमोइली सोमोनी है, जो करीब 7,500 मीटर ऊंची है। 7,500 मीटर? हाँ, सिर दरिया और अमू दरिया यहाँ की मुख्य नदियां हैं। राजधानी दुशांबे है और यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते हैं, पेट्रोलियम, यूरेनियम, पारा, कोयला, सीसा, जस्ता, सोना वगैरह। तो आईनी एयरबेस से भारत की वापसी का क्या असर हो सकता है? ये भारत के लिए महत्वपूर्ण था। हाँ, देखिए, आनी एयरबेस भारत को मध्य एशिया में एक रणनीतिक पहुंच देता था, खास तौर पर अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिहाज से। इस वापसी के भारत के मध्य एशिया के साथ संबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा के ताने बाने पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। ये भारत की सेंट्रल एशिया पॉलिसी के लिए एक अहम डेवलपमेंट है। इस पर नजर रखनी होगी। अच्छा, भू राजनीति से अब भूविज्ञान की ओर चलते हैं। अमेरिका के ओरेगन तट के पास समुद्र के नीचे एक ज्वालामुखी है, एक्सियल सी माउंट। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि ये जल्द फट सकता है। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, एक्सियल सी माउंट ये प्रशांत महासागर में ओरेगन तट से करीब 300 मील दूर पानी के नीचे एक ज्वालामुखी है। ये एक शील ज्वालामुखी है और जुआन डे फूका रिज पर स्थित है। जुआन डे फूका रिज? जी, ये वो जगह है जहां प्रशांत टेक्टोनिक प्लेट और जुआन डे फूका टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से अलग हो रही हैं। यहाँ भूकंप बढ़ गए हैं, जो अक्सर ज्वालामुखी फटने से पहले का संकेत होते हैं। लेकिन ये समुद्र के नीचे है, तो क्या इससे जमीन पर कोई खतरा है? और ये बना कैसे था? अच्छी बात यह है कि ये समुद्र के सतह से करीब 1400 मीटर नीचे है, तो इसके फटने से जमीन पर रहने वाले लोगों को कोई सीधा खतरा नहीं है। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, ये एक हॉटस्पॉट के ऊपर बना है, मतलब पृथ्वी के मेंटल से गर्म मैग्मा ऊपर उठ रहा है। इसकी चोटी पर एक बड़ा काल्डेरा भी है, यानी ज्वालामुखी का धंसा हुआ मुंह, और यहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट भी हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट? ये क्या होते हैं? ये समुद्र तल में दरारें होती हैं, जहाँ से खनिजों से भरपूर बहुत गर्म पानी निकलता है, और ये वेंट्स अपने आसपास एक अनोखे समुद्री जीवन को सपोर्ट करते हैं, जो सूरज की रोशनी के बिना भी पनपता है। वाह, ये तो दिलचस्प है। और ये पूर्वोत्तर प्रशांत का सबसे सक्रिय पनडुब्बी ज्वालामुखी है। ये 1998, 2011 और 2015 में फट चुका है। खास बात यह है कि ये अमेरिका के ओशन ऑब्जर्वेटरीज इनिशिएटिव OOI का हिस्सा है, और यहीं पर दुनिया की पहली पानी के नीचे की ज्वालामुखी वेधशाला न्यू मिलेनियम ऑब्जर्वेटरी यानी नीमो भी है। नीमो, पहली अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी? जी हाँ, नीमो समुद्र के नीचे बिछे केबलों से जुड़ा है और वैज्ञानिकों को रियल टाइम डेटा भेजता है। तो ये खतरा कम, बल्कि प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी गतिविधि और गहरे समुद्र के इकोसिस्टम को समझने के लिए एक अनमोल प्राकृतिक प्रयोगशाला ज्यादा है। समझ गया। तो वैज्ञानिकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण साइट है। अच्छा, समुद्र की गहराइयों से वापस भारत की जमीन पर आते हैं और पर्यावरण से जुड़ी एक और खबर लेते हैं। तेलंगाना के एतुरुनगरम वन्यजीव अभयारण्य में तितलियों और कीटों का सर्वेक्षण होने जा रहा है। ये क्यों महत्वपूर्ण है?
एतुरु नगरम वन्यजीव अभयारण्य ये तेलंगाना के मुलुगु जिले में है। ये काफी पुराना है, 1952 में बना था और करीब 812 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसकी लोकेशन भी खास है। ये तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा के पास स्थित है। 3 राज्यों के सीमा पर। हाँ, और दय्यम वागु नाम की एक जलधारा इसे 2 हिस्सों में बांटती है और गोदावरी नदी भी इसके पास से गुजरती है। यहाँ किस तरह के जंगल और जानवर पाए जाते हैं? यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णताती वन है, जिनमें सागौन और बांस काफी मिलते हैं। वन्य जीवों की बात करें तो यहाँ बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ बेर, चौसिंघा, काला हिरण, सांभर, चीतल, गौर यानी इंडियन बाइसन और विशाल गिलहरी जैसे कई जानवर पाए जाते हैं। काफी विविधता है। हाँ, और एक और बात, मशहूर सम्मक्का सरलम्मा जतारा जो एक बहुत बड़ा आदिवासी त्योहार है, उसका मंदिर भी इसी अभयारण्य के अंदर है। अच्छा, अब आते हैं सर्वेक्षण के महत्व पर। देखिए, तितलियां और कीट जैसे जो अकशेरुकी जीव होते हैं, मतलब बिना रीढ़ वाले जीव, ये किसी भी इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर कैसे? उनकी संख्या और विविधता बताती है कि पर्यावरण कितना स्वस्थ है, पौधों में परागण ठीक से हो रहा है या नहीं, और पूरी खाद्य श्रृंखला सही से काम कर रही है या नहीं। तो ये सर्वेक्षण इस अभयारण्य की जैव विविधता की स्थिति को समझने और उसके संरक्षण की बेहतर योजना बनाने में बहुत मदद करेगा। समझ गया। ये छोटे जीव भी इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। अच्छा, पर्यावरण के बाद अब शासन और तकनीक के संगम की बात करते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नीवा पर 3रा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। ये नीवा क्या चीज है? नीवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये उन 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स में से एक है जिनका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाना है। मिशन मोड प्रोजेक्ट, हाँ। नेवा का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। देश की सभी विधानसभाओं और विधान परिषदों के कामकाज को पूरी तरह से कागज रहित बनाना। पेपरलेस। पूरी तरह पेपरलेस। हाँ, ये एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन यानी वन नेशन वन एप्लीकेशन के विजन के तहत सभी 37 विधानमंडलों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है। तो इससे विधायकों और विधानमंडलों को क्या फायदा होगा? क्या कामकाज वाकई आसान हो जाएगा? हाँ, उद्देश्य तो यही है। नेवा के जरिए सदस्य मतलब विधायक या एमएलसी अपने फोन, टैबलेट या लैपटॉप से ही सदन से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से देख सकते हैं। जैसे संपर्क विवरण, प्रक्रिया के नियम, बिजनेस लिस्ट, नोटिस, बिल, सवाल जवाब वगैरह सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध होगा। तो सारी जानकारी उंगलियों पर? बिल्कुल। ये एप्लीकेशन डिवाइस न्यूट्रल है, मतलब किसी भी डिवाइस पर चल सकती है, और इसे भारत के मेघराज 2.0 क्लाउड पर होस्ट किया गया है, जो सुरक्षा और उपलब्धता सुनिश्चित करता है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी मुख्य विशेषताओं में विधायी दस्तावेजों तक रियल टाइम पहुंच, एक सुरक्षित डिजिटल आर्काइव या भंडार और कई भाषाओं में काम करने की क्षमता शामिल है। सैद्धांतिक तौर पर इससे विधायी कामकाज में ज्यादा कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही आनी चाहिए। ये तो गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी का एक बड़ा कदम लगता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि असली चुनौती इसके प्रभावी कार्यान्वयन और सभी सदस्यों द्वारा इसे पूरी तरह अपनाने की होगी, लेकिन दिशा सही है। बिल्कुल। और अब आज की आखिरी खबर जो हमें अफ्रीका ले चलती है। एक नए अध्ययन ने बताया है कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो की निचली ढलानों पर करीब 75% प्राकृतिक पौधों की प्रजातियां खत्म हो गई हैं, और इसका मुख्य कारण भूमि उपयोग में बदलाव है। ये बहुत ही चिंताजनक खबर है और एक बड़े ट्रेंड की ओर इशारा करती है। किलिमंजारो जो तंजानिया में है, सिर्फ अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत 5,895 मीटर ही नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत भी है। हाँ बिल्कुल, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। ये किसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। ये असल में एक स्ट्रेटोवॉल्केनो है जिसके 3 मुख्य शंकु हैं। किबो जो सुप्त है और सबसे ऊंचा है, और माविंजी और शिरा जो अब विलुप्त हो चुके हैं। इसकी चोटी तो बर्फ से ढकी रहती है ना? और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। जी हाँ, इसकी बर्फीली चोटी बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि दुख की बात है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ये तेजी से पिघल रही है। इस पर्वत पर ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति के 5 अलग-अलग क्षेत्र पाए जाते हैं। बहुत विविधता है
और किलिमंजारो नेशनल पार्क 1987 से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो 75% पौधों की प्रजातियों का नुकसान, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और अध्ययन कहता है कि इसका मुख्य कारण भूमि उपयोग में बदलाव है, मतलब खेती और बस्तियों के लिए जंगल साफ करना वगैरह। ये दिखाता है कि कैसे इंसानी गतिविधियां दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्राकृतिक नज़ारों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रही हैं। वो ये सिर्फ किलिमंजारो की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया भर में हो रहा है और जब हम इसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ जोड़कर देखते हैं तो जैव विविधता के संरक्षण की चुनौती और भी ज्यादा बड़ी और जटिल हो जाती है। ये स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर टिकाऊ भूमि प्रबंधन नीतियों की तत्काल जरूरत पर जोर देता है। सही कहा। तो ये थे 1 नवंबर 2025 के कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स जिन पर हमने आज विस्तार से बात की। जी हाँ, आज हमने कई तरह के विषयों को छुआ, संस्कृति और सॉफ्ट पावर से लेकर वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग और नई बीमारियों की चुनौतियों तक, रक्षा प्रौद्योगिकी की बारीकियों से लेकर लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण और जेनेटिक विविधता के संकेतों तक, भू राजनीतिक बदलावों से लेकर समुद्र के नीचे की भू वैज्ञानिक हलचल तक, और भारत की जैव विविधता, डिजिटल गवर्नेंस के प्रयास और पर्यावरण पर इंसानी असर तक। जैसा कि हमने देखा, हर खबर के कई पहलू होते हैं और उनका असर दूर तक जाता है। चाहे लंदन का मंदिर हो, अफ्रीका का पहाड़ या सरकारी कामकाज का डिजिटलीकरण, ये सब हमारी दुनिया और परीक्षा की तैयारी दोनों से जुड़े हैं ना। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी शासन को बदल रही है और मानवीय गतिविधियां हमारे ग्रह को नया आकार दे रही हैं, उसे देखते हुए क्या भविष्य में हम टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रभावी शासन यानी इफेक्टिव गवर्नेंस के बीच सही संतुलन बना पाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। और अगर आपको आज की ये गहरी चर्चा पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही और महत्वपूर्ण विषयों के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।